हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम जनरल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेशन है ये। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। और ये आपका 13 या 14 प्रैक्टिस सेट है। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, एक बार नहीं, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो दो दो बार करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार में याद नहीं रहेगा। तो दो दो बार वीडियो देखिए। ठीक है, और एक बार वीडियो को जब एक बार पूरा ख़त्म कर लेते हैं तो फिर से देखिए। ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा आपके माइंड में आ जाएगा और याद रहेगा आपको एग्ज़ाम तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज एनालॉगस टू इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ में, वो मैग्नेटोस्टैटिक लॉ के किसके इक्वल है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो एम्पियर्स सर्किट लॉ के एनालॉगस है, मतलब सिमिलर है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एनालॉगस टू एम्पियर्स क्रिटिकल लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफाइन होता है, इसलिए हम इसको कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बोलता है कि जो नेट फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो नेट फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज सरफेस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के। नहीं समझ में आया? जो नेट फ्लक्स होता है, जैसे कि सर्किट में करंट फ्लो होता है ना, जैसे कि सर्किट में करंट फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, उसी तरह फ्लक्स का फ्लो होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स का फ्लो होता है। ठीक है, फ्लक्स फ्लो होता है। तो उसी तरह गॉस लॉ क्या बोलता है? उसी तरह गॉस लॉ क्या बोलता है? ठीक है, गॉस लॉ इट स्टेट्स दैट देखिए इसका एक स्टेटमेंट है कि जो नेट फ्लक्स होता है फाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के। बस इसका एक स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। इट स्टेट्स दैट, जैसे करंट फ्लो होता है उसी तरह फ्लक्स फ्लो होता है। नेट फ्लक्स फाई ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड in a closed surface is directly proportional to enclosed electric charge। इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। ठीक है, देखिए हम सभी टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन करा दे रहे हैं और भारी भारी नहीं करा रहे हैं। तो थोड़ा सा टफ टाइप का भी क्वेश्चन करा रहे हैं और हल्का हल्का मीडियम सब टाइप का करा रहे हैं। ठीक है, ताकि ये नहीं कि मतलब वीडियो देखिए आप सिर्फ हल्का हल्का नहीं बताएंगे, सब टफ भी बताएंगे, ईजी भी बताएंगे, मीडियम भी बताएंगे। सबको आपको लेके चलना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में आपसे आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी पूछेगा, थोड़ा सा टफ भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछता भी है, प्रीवियस में तो बहुत ज़्यादा टफ पूछा है। ठीक है, लेकिन अब इस बार देखिए थोड़ा सा उम्मीद है कि इजी पूछेगा, लेकिन हम सब टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। द नेट फ्लक्स क्या गॉस लॉ क्या बोला कि जो नेट फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के। नेट फ्लक्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फ्लक्स ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, net flux of a given electric field through a given surface divided by enclosed charge should be equal to constant, divided by the enclosed charge should be equal to constant। ठीक है,
ये तो हम बताए थे कि गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है वो एनालॉगस है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, एक सर्किट लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो इस लॉ को, गॉस लॉ को अगर हम लिखना चाहें इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखना चाहे गॉस लॉ को, तो हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एन डॉट डी एस, ई डॉट एन डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज क्यू, डी एस क्या है, स्मॉल डिफरेंशियल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एन डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई ई पल्सन नॉट। ठीक है, यहाँ पे डी डॉट एन डी एस क्या हो जाएगा, ठीक है, डी डॉट एन डी एस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, ये तो आपका इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अगर इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाई इपल्सन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ई है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू हो जाएगा, डी एस स्मॉल डिफरेंस एरिया हो गया, और आपका क्या होगा, रो को क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस हो गया, क्यू क्या हो गया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और ई नॉट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ इससे कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, और एक ये याद रखिएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई इपल्सन नॉट। ये हो गया आपका किसका, कौन से लॉ के बारे में, गॉस लॉ के बारे में। अब हम आते हैं एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मत समझिए कि फालतू में ऐसे ही बता रहा है, क्वेश्चन के अलावा कुछ कुछ सर बताते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये क्या बोलता है आपका जो एम्पियर सर्किट लॉ है, इट कैन बी रिटेन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ क्लोज लूप इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लाइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लाइन इंटीग्रल होगा आपका एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई क्रिच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी रिटेन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड line integral of the magnetic field surrounding a closed loop equals the number of times the algebraic sum of current passing through the loop। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और वो जो करंट फ्लो हो रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो उसी में क्या लिखा गया है, इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब इस लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किससे रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन देम, उसके रिलेटेड होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है।
ये लॉ स्पेसिफाई करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट से एसोसिएटेड होगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ में, ये इसका कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किस लॉ के अनुसार मतलब जो गॉस लॉ है उसी के सिमिलर है आपका एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, ठीक है। एक होता है आपका बायोट सर्वेट लॉ। ठीक है, बायोट सर्वेट लॉ ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट में जनरेट होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया, दिस लॉ स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या हो, मतलब जितना एरिया में आपका करंट का इफेक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जितना एरिया में मैग्नेट का इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होता है, तो वही चीज हो गया। ठीक है, जनरेटेड बाई, वैसे इलेक्ट्रिकल में आप डीप में मत जाइए, जनरेटेड बाई अ कांस्टेंट जनरेटेड बाई अ कांस्टेंट जनरेटेड बाई अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाई अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करना है, ऐसे ही याद रखने का तरीका है। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़िएगा तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट है वो दिया है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि हम अब ये स्टेटमेंट क्यों दिया, क्या है दिया, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, आप पूरा सर्किट दिखाइए कि कहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये सब चीज अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ आपको इसमें जो क्वेश्चन है वो करना है। अब देखिए जो बायोट सावर्ट लॉ है ये क्या बोल दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट में होता है। ठीक है, वो आपका बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या बोल, जो आपका बायोट सेवरेट्स लॉ है, ये जो लॉ है ये किसके सिमिलर है, ये आपका कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप देखते हैं उसी के सिमिलर है। ठीक है, कूलम्ब्स कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के एनालॉगस है, सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इससे ये पता चल गया। ठीक है, और आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ भी होता है, लेंस लॉ भी होता है, तो ये सब हम डिस्कस करते रहेंगे आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, एक आप ये देख लिए लेंस लॉ, वो लिख लिख लीजिए, लेंस लॉ, एक लॉ ये लिख लीजिए। ये क्या बोलता है कि जो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके चेंजिंग की वजह से होता है, और ये ऐसा होता है कि वो मैग्नेटिक जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करे। ठीक है, वो आपका लेंस लॉ होता है। इसके अनुसार जो फाई ई होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई पल्सर नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका एन जो हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा, डी फाई जो हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। मतलब ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट states that induced EMF induced EMF induced EMF in a conductor due to changing magnetic field 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 is such that the magnetic field the magnetic field the magnetic field created by the induced EMF opposes the change in magnetic field। ठीक है, तो ये याद रखिएगा लेंस लो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर पता चल गया आप लोगों को। डायरेक्शन ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, जो डायरेक्शन होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ये तो अभी सभी को पता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से होता है। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से होता है डायरेक्शन जो है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, तो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है, तो मेनली अप्लीकेबल फॉर, ये भी लिख लीजिए आप, मेनली अप्लीकेबल फॉर
मेनली अप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। और जो आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये मेनली अप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, मेनली अप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, मेनली अप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों रूल्स के बारे में पता चल गया, ये वो कौन किसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मैक्सवेल इज इक्वल्स टू, वन मैक्सवेल इज इक्वल्स टू, तो मैक्सवेल जो है एक नॉन एसआई यूनिट है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻18 वेबर्स के इक्वल होता है। यहाँ पे इसके बारे में लिख दिया, मैक्सवेल जो है एक नॉन एसआई यूनिट है, ठीक है। वन मैक्सवेल जो होता है, ये क्या होता है, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है, तो वो इसके बराबर होता है वन मैक्सवेल का वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो वन मैक्सवेल जो होता है, वन मैक्सवेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन मैक्सवेल जो होता है वो होता है आपका वन गॉस इनटू सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और गॉस जो है एक सीजीएस यूनिट है, एक गॉस इक्वल्स टू कितना होता है, एक गॉस इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ठीक है। और अगर 1 सेंटीमीटर तो 10⁻⁻2 मीटर जान ही रहे हैं, तो एक मैक्सवेल बराबर कितना हो जाएगा, एक मैक्सवेल बराबर वन गॉस के जगह पे 10⁻⁻4 टेस्ला, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेस्ला जो यूनिट होता है वो वेबर पर मीटर का स्क्वायर होता है, तो 10⁻⁻4 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁸ क्या हो जाएगा, वेबर्स हो जाएगा, 10⁻⁸ वेबर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट बायोट सर्विस लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म इज, ठीक है। तो बायोट सर्विस लॉ अभी हम बताए थे क्या होता है, द लॉ हु गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो बायोट, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट बायोट सर्विस लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म इज, तो ये जो लॉ है वो आपका क्या बोलता है, हम पहले ही बता चुके थे कि दिस लॉ हु गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू DL इंटू R बाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एलिमेंट DL एट द पॉइंट, और यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो आपका परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ठीक है। DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर है, R कैफ क्या है, ये क्या है, द यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ इज, जो रिलक्टेंस होता है स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अब ये कैसे होता है, जो रिलक्टेंस होता है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को अपोज करता है, रेजिस्टेंस आप पढ़े होंगे करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है, यहाँ पे रिलक्टेंस है, तो रिलक्टेंस क्या होता है, ठीक है, रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस अपोजेस द पैसेज ऑफ opposes the passage of magnetic flux line पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, और जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के पैसेज को अपोज करता है रिलक्टेंस, ये सिमिलर है रेजिस्टेंस का, जैसे कि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, उसी तरह जो रिलक्टेंस है
वो आपका किसका अपोज करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपोज करता है। हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम लोग डिफाइन करते हैं, ये आप इस तरह से करिएगा तो एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय फ्लक्स ये हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो एच होता है वो किसके इक्वल होता है? एन आई बाई एल के इक्वल होता है। एच क्या है आपका? फील्ड स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ है एच। ठीक है, इन क्या है? इन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। इन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ये हो जाएगा। और आपका एल जो हो जाएगा वो आपका मीन लेंथ ऑफ द फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट, मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, और जो आपका आई है, आई क्या हो जाएगा? करंट थ्रू द कॉइल, ये क्या हो जाएगा? आई होगा। जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक सर्किट में, जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक सर्किट में, द फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट, द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है, जो फाई का वैल्यू होता है, जो फाई का वैल्यू होता है वो क्या होता है? बी इंटू ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बी इंटू ए को हम म्यू इंटू एच भी लिख सकते हैं, इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब म्यू इंटू एच को क्या लिख सकते हैं? एन आई बाई एल लिख सकते हैं, इंटू एरिया लिखेंगे। फाई क्या होता है आपका? एन आई डिवाइडेड बाई 1 बाई म्यू इंटू 1 बाई ए। इसी फार्मूला को हम इस तरह से लिख दिए, इसी फार्मूला को, सेम फार्मूला को क्यों लिखे हम? क्योंकि एन आई जो होता है वो एमएमएफ होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और जो रिलक्टेंस होगा तो आपका 1 बाई म्यू इंटू 1 बाई ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? रिलक्टेंस हो जाएगा। ये मतलब एमएमएफ डिवाइडेड बाई जो रिलक्टेंस होगा, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलक्टेंस क्या मिल जाएगा? रिलक्टेंस क्या मिल जाएगा? 1 बाई म्यू ए हो जाएगा। तो 1 बाई, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिलक्टेंस होगा मैग्नेटिक सर्किट का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका एरिया के ऊपर में डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिलक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। ठीक है, तो इस ये आपका इससे आप डिराइव भी कर लिए कि क्या होता है, तो यहाँ से इसका आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द शेप ऑफ हिस्टेरिसिस लूप ऑफ सिलिकॉन स्टील मटेरियल? ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का जो शेप होता है हिस्टेरिसिस लूप का, वो क्या होता है? नैरो होता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस लूप, इसको हम क्या बोलते हैं? बीएच कर्व भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएच कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली अगर डी मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वहां पे जो बी और एच का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है, तो वहां पे जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब देखिए इसमें जो है हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो फ्लक्स डेंसिटी से जो मेजर करते हैं उसका रिजल्ट को कैसे शो करता है कर्व पे, यही चीज ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका जो है रहता है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हार्ड जो मटेरियल होगा, हार्ड मटेरियल का अगर हम बात कर लेते हैं तो हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया होगा लार्ज होगा। ठीक है, हार्ड मटेरियल के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के जो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना ही याद रखिए, ये आपका जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका कौन सा फोर्स है? रिमेंस फोर्स है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कोरेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? सिलिकॉन स्टील मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, तो नैरो होगा। ठीक है, इतना याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 200 एम्पियर प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 10, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर।
तो मैग्नेटिक क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो B इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू एच होता है, और म्यू इंटू एच को म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो B है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जिसको कि हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू आर है वो क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है, और म्यू नॉट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। म्यू नॉट जो है वो उसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। इसका जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। और जो करंट है वो कितना दिया हुआ है, 200 एम्पियर दिया हुआ है। म्यू आर है वो आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप एच का वैल्यू निकालते हैं तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का जो वैल्यू होता है आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एच का वैल्यू निकालिए तो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर हो जाएगा। आई का वैल्यू 200 हो जाएगा, और 2 इंटू 3.14, इसको हम पाई के टर्म में ही लिखते हैं, चाहे 3.14 कुछ भी लिख सकते हैं। और आर का वैल्यू क्या लिखिएगा, 10⁻⁻1 लिखिएगा। तो इसको आप वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 1000 डिवाइडेड बाई पाई, अभी तो पाई आ गया, अभी यहाँ पे पाई अगर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करें हम तो क्या आ गया, ये तो आपका एच का वैल्यू आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई पाई आ गया। बी का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच हो जाएगा। म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा इंटू 10, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर का वैल्यू 10 ले लिए, और यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई पाई लिख दिए, ठीक है। इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 पॉइंट कौन सा कितना आया है, 0 पॉइंट, ये आपका 0.004 आएगा, जीरो एक और जीरो होगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ इज, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है। ये आप याद रखिएगा, जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है इसका वैल्यू ये होता है आपका। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर होगा। यहाँ पे लिखिएगा फैराडेज लॉ, तो ये क्या शो करता है, स्टेट्स दैट, फैराडे लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स induces an EMF in a coil। ठीक है, स्टेट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरीज पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्यूरी पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कि मेटल जो है वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करता है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर क्या, क्यूरी पॉइंट क्या हो गया, एक टेम्परेचर है। और क्यूरी टेम्परेचर जो होता है, क्यूरी पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिसपे कि मेटल जो है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है, मतलब खो देता है, ठीक है। और जो क्यूरी टेम्परेचर है वो ऐसा टेम्परेचर है जिसकी के ऊपर
सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना परमानेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिज्म है वो कम्प्लीटली डिसअपियर कर देते हैं, तो उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये याद रखिए कि मेटल लॉसेस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव ए डिफिनिट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक्सटर्नली, ये गलत है। नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा तो यही फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विच ईच अदर, ये ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज फॉर्म अ यूनिक क्लोज लूप अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनविजिबल और इमेजिनरी लाइंस, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला जो ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर लाइंस हैव ए डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक्सटर्नली, ठीक है, ये गलत है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, जिस जहाँ पे मैग्नेट आप रखिएगा तो उस पूरे एरिया में कितना मैग्नेटिक एरिया जनरेट होता है, मैग्नेटिक वहीं पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक लैंड फील्ड लाइंस है वो इनविजिबल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि हम कभी भी क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसमें क्या करिएगा कि जो आपका लोहा का डस्ट होता है, जो लोहा का छोटा छोटा पार्टिकल होता है, वो आप मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के पास ले जाके देखिएगा तो देखिएगा कि दूर से भी देखिएगा तो वो क्या करेगा, खींचेगा। तो वो आपका मतलब जितना दूर तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर तक रहेगा उतना दूर से वो खींच सकता है। मान लीजिए आप मैग्नेट यहाँ रखे, आप मैग्नेट यहाँ रखे और आप लोहा का टुकड़ा एकदम लग रहा है 1 किलोमीटर यहाँ रखे, तो नहीं ना होगा। मैग्नेट अगर यहाँ रखे हैं तो लोहा का टुकड़ा अगर यहाँ यहाँ आस-पास में अगर आप देखते हैं तो उतना ही दूर में मैग्नेट जनरेट होता है। छोटा मैग्नेट के बारे में, आप बहुत बड़ा मैग्नेट फील्ड रखिएगा तो उसमें ज़्यादा होगा। तो इट कैन बी ड्रॉन बाय पुटिंग अ आयरन डस्ट और अ कंपास इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। वहाँ से आप पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ जा रहा है, तो उससे आप लाइन भी खींच लीजिएगा मैग्नेटिक लाइन्स। ठीक है, उससे आप क्या खींच लीजिएगा, मैग्नेटिक लाइंस कितना लाइन में वो जनरेट हो रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कंटिन्यूअस होता है और ये हमेशा एक क्लोज लूप होता है अराउंड द मैग्नेट के। ठीक है, और उसका डिफिनिट डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ होता है, साउथ से नॉर्थ नहीं होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच द साउथ पोल एक्सटर्नली एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो एक दूसरे के क्लोज होता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अगर दूर होता है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये सारे चीज है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेवी साइड कैम्फेल ब्रिज इज यूज टू मेजर। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए कि हेवी साइड कॉम्बेल कैम्पबेल ब्रिज इज यूज टू मेजर, इसे हम कौन सा ब्रिज मतलब कौन किस चीज को मेजर करते हैं? ठीक है, तो इससे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। हैवी साइड ब्रिज जो होता है ये किसके लिए यूज होता है, टू मेजर द म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका हम प्रीवियस में एक बताए थे, इसका टेबल हम बताए थे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। मतलब जो वो ऐसा ब्रिज जो कि अननोन म्यूचुअल इंडक्टेंस को रीड करता है। ठीक है, उस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बेल ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डीसी ब्रिज में, आपका जो डीसी ब्रिज होता है, डीसी ब्रिजेस में, डीसी ब्रिजेज में देखिए एक नेटवर्क है। ब्रिजेस मतलब एक नेटवर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिक है ना, या आप सिविल में समझिएगा ब्रिज है, पुल है, ये सब नहीं है, एक नेटवर्क है। अब यहाँ पे जो ब्रिज यूज होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे 12th वगैरह में, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े होंगे, एक नेटवर्क हो जाता है एक सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी ब्रिज का अगर हम बात करें, डीसी ब्रिज में, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उसको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। कौन सा ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और ये इससे आप क्या मेजर करिएगा, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करिएगा, मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करिएगा इस ब्रिज से। इसी में होता है आपका कोरेज फास्टर ब्रिज, इसी में होता है कौन सा, कोरे फोस्टर्स ब्रिज, फोस्टर्स ब्रिज। इससे आप क्या मेजर करिएगा, इससे भी आप मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करिएगा, मीडियम रेजिस्टेंस याद रखिएगा। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस,
एक होता है आपका केल्विन केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज होता है, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज होता है। उससे आप क्या मेजर करिएगा, वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करिएगा। वेरी लो रेजिस्टेंस जो है वो आप उससे मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मेगर होता है, मेगर होता है, उससे आप क्या मेजर करिएगा, मेगर से आप हाई रेजिस्टेंस मेजर करिएगा। हाई रेजिस्टेंस जो है मेगर से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड, उससे भी आप हाई रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आपका मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज होता है, उससे आप इंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, कोरेज फोस्टर ब्रिज, केल्विन डबल्स ब्रिज और मेगर, ये सबसे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ये आपका डीसी ब्रिज है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सवेल इंडक्शन, जो मेगर होता है यहाँ पे, ये आप याद रखिएगा, ये केबल के रेजिस्टेंस मेजर करने के होता है। रेजिस्टेंस ऑफ केबल्स, रेजिस्टेंस ऑफ केबल्स इसको मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। मैक्सवेल जो इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज है, मैक्सवेल्स मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज जो होता है, ये आपका क्या मेजर करता है, इंडक्टेंस मेजर करता है। ये क्या मेजर करेगा, इंडक्टेंस मेजर करेगा। हेज ब्रिज होता है, हेज ब्रिज जो होता है, ये क्या मेजर करेगा, ये भी क्या मेजर करेगा, इंडक्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। एंडरसन ब्रिज जो है, एंडरसन ब्रिज जो है वो क्या मेजर करेगा, वो इंडक्टेंस मेजर करेगा। वो भी क्या मेजर करेगा, इंडक्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। ये आपका ये वाला जो सब ब्रिज है, ये आपका एसी ब्रिज है। पहले क्या था, डीसी ब्रिज था, ये आपका एसी ब्रिज है। ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इंडक्टेंस, हेज ब्रिज इंडक्टेंस, एंडरसन ब्रिज इंडक्टेंस, ठीक है। और एक होता है आपका ओन्स ब्रिज, ये भी क्या मेजर करता है, इंडक्टेंस मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है, हैवी साइड, हैवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है। ये आपका क्या मेजर करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करेगा। ठीक है। और आपका कॉम्बेल मॉडिफिकेशन ऑफ द हैवी साइड, इसी का जो होता है, ये क्या होता है, कैम्बेल, कैम्बेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ हैवी साइड ब्रिज, ये भी क्या मेजर करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस के लिए भी देख लीजिए, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, डी शॉर्टिस ब्रिज, एक बार लिखा दिया। अब ऐसा टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा बाद में भी, तो अब नहीं लिखाएंगे। डी शॉर्टिस ब्रिज जो होता है, ये किसके लिए मेजर करने के लिए होता है, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए होता है, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए होता है। एक होता है स्केरिंग ब्रिज, ये क्या मेजर करता है, ये भी क्या मेजर करता है, कैपेसिटेंस मेजर करता है, ठीक है। विंस ब्रिज जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ के बारे में समझ में आया, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसके पहले जो बताए थे वो आपका मीडियम रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर, ठीक है। अब आपका क्या पूछ रहा है,
गुड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी गुड कंडक्टर का मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? केल्विन डबल ब्रिज मेथड। देखिए ये एक टाइप का सर्किट का नेटवर्क, जैसे मान लीजिए इस तरह से रहेगा, केल्विन आपका डबल ब्रिज ऐसे रहेगा, ठीक है। इतना हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये आप समझिए कि एक तरह का क्या नेटवर्क है इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये सब इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है तो इसलिए हम उतना ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे। ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, और ये आपका इस तरह से रहता है केल्विन्स डबल ब्रिज, ठीक है। तो ये आपका क्या मेजर करता है? रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ एसी ब्रिज। तो इसमें कौन सा कंडीशन सही हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट आर्म मस्ट बी इक्वल, द सम ऑफ द फेज एंगल ऑफ द अपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल। ये दोनों क्या है? स्टेटमेंट सही है, तो ये बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटर। तो अर्थ कैपेसिटर के इफेक्ट को कौन एलिमिनेट करता है? तो वेगनर्स अर्थिंग डिवाइस जो है वो इसके कैपेसिटेंस के इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, तो ये इसका वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजेज हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ये मेगर होता है आपका। हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर के ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। मेगर जो है ये एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। आप लिख लीजिए इसके बारे में। ये आपका हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर यूज करता है इसका अपने ऑपरेशन के लिए। हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर यूज करता है, ठीक है। मेगर क्या होता है? इट इज अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ इम्पोर्टेंट चीज बता रहा है मेगर के बारे में। इट इज अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी, दैट इज यूज टू मेजर, दैट इज यूज टू। देखिए जब मेगर का आप देखिएगा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर ये आपका हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर होता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत बड़ा एक सर्किट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे एक जुड़ा रहता है हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर से। ये आपका हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर होता है, यहाँ पे मैग्नेट रहेगा, यहाँ पे मैग्नेट रहेगा, ठीक है। ये भी आपका जुड़ा रहेगा एक सर्किट से, और बीच में उसका कंपोनेंट होता है इस तरह से। ये भी एक सर्किट से जुड़ा रहता है, तो बहुत सारा पार्ट होता है, तो उसी में एक होता है आपका डीसी जनरेटर फॉर इट्स ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इसका डायग्राम आप लोगों को हम दिखा देंगे एक बार। तो इट इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर, दैट इज यूज्ड टू मेजर द इंसुलेशन। ये आपका ये जो क्वेश्चन पूछा है वो उसमें के कंपोनेंट के बारे में पूछा है, ये नहीं बताया है कि इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है। इट इज अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर इंस्ट्रूमेंट that it is a portable instrument that is used to measure the insulation resistance, insulation resistance, insulation resistance of the electrical machinery or system of the। देखिए ये आप क्या मेगर के बारे में आप क्या जानिएगा? मेगर के बारे में हम पहले ही बता दिए थे आपको एक जगह कि वो हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। मेगर रेजिस्टेंस ऑफ केबल के लिए हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखाए हैं कि जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीनरी के मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। और सिस्टम लिख सकते हैं यहाँ पे, और सिस्टम, ठीक है। ये आपका बैटरी ऑपरेटेड रहता है और मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, जिसमें कि हैंड क्रैंक डीसी जनरेटर होता है जो कि डायरेक्ट रीडिंग देता है ओम में। डायरेक्ट रेजिस्टेंस का रीडिंग किस में देगा? ओम में देगा। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bridge circuit works at a frequency of 500 Hz. Which of the following can be used as a detector for the detection of null condition in the bridge? तो इसमें हम लोग हेडफोन यूज करते हैं और वाइब्रेशन गैलोमीटर जो होता है वो यूज होता है डिटेक्टर के रूप में, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, जो डिटेक्टर होता है वो आपका कॉमनली एसी ब्रिजेस होता है, ठीक है। उसमें आपका हेडफोन रहेगा, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है उसमें। तो ब्रिज सर्किट वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो आपका हेडफोन और वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। जो टनेबल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये आपका 1 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज के बीच के देता है, ठीक है, ये टनल जो होता है। तो ये नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, मेजर करने के लिए कौन सा होता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए? तो वोल्ट एमीटर मेथड मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करता है, और सब्सटीट्यूशन मेथड मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करता है, कैरी फोस्टर साइड वायर ब्रिज ये आपका कौन सा मेजर करता है? मीडियम रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम बताए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज। ये वोल्ट एमीटर मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं बताए थे, तो ये आप याद रखिएगा कि ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पे ब्रिजेस के बारे में दे दिया है और कौन सा क्या ब्रिज मेजर करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया। आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? आप इसका आंसर दीजिए कि एंडरसन जो ब्रिज होता है वो कौन क्या मेजर करने के लिए होता है? एंडरसन जो ब्रिज होता है वो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए होता है। एंडरसन जो ब्रिज होता है वो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए होता है। विन पैरेलल ब्रिज जो होता है वो क्या मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। स्केरिंग ब्रिज जो है ये कैपेसिटेंस मेजर करता है। केल्विन डबल ब्रिज जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। ये हम अभी डिस्कस किए थे, ठीक है, अभी हम डिस्कस किए थे, तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, Which of the following bridges is used for the most accurate inductance measurement of the inductor having high value of Q factor? ठीक है, तो जिसका हाई वैल्यू होता है Q फैक्टर में वो कौन सा ब्रिज होता है? तो वो आपका हे ब्रिज होता है। हे ब्रिज जो होता है उसमें जो हाई वैल्यू Q का हाई वैल्यू होता है, Q फैक्टर का हाई वैल्यू होता है। Q फैक्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मैक्सवेल जो ब्रिज होता है ये आपका इंडक्टेंस मेजर करता है। मैक्सवेल जो ब्रिज है वो इंडक्टेंस मेजर करता है, ठीक है। और आपका कैल्विन ब्रिज जो है और स्केरिंग ब्रिज जो है, ठीक है, ये कौन सा मेजर करता है? देख लीजिए यहाँ पे, स्केरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर करता है, स्केरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर करता है, ठीक है। और कैल्विन वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करता है। कैल्विन ब्रिज जो है वो वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। तो इसका ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वेरी लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये तो बोल ही रहा है, क्यू फैक्टर जिसका हाई रहेगा वो मेजर करेगा, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस करता है, ये भी इंडक्टेंस ही करता है, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। क्यू फैक्टर जिसका ज्यादा होगा वो ये मेजर करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग प्रोवाइडेड इज। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं वो आपका इंड्यूस करंट डैम्पिंग होता है। ये आपका क्या होता है? इंड्यूस करंट डैम्पिंग होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर और ईएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए।
तो जो इलेक्ट्रोडायनामीटर होता है और ईएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर और ईएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों सेम चीज़ होता है। ये किसके लिए मेजर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये कैन बी यूज एज ए वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर ऑल्सो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका बोथ एसी और डीसी सप्लाई दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर दोनों में होता है। पावर कंजम्पशन इन ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर, तो जो पावर कंजम्पशन होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, वो पावर कंजम्पशन क्या होता है, हाइयर होता है, ठीक है। पावर कंजम्पशन क्या होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, हाई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पावर कंजम्पशन क्या होता है, वेरी लेस होता है। मूविंग कॉइल में भी लेस होता है। हॉट वायर में हाई होगा और इंडक्शन टाइप में भी भारी वेरी हाई होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हम दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड इन एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कॉइल्स, ये जो है आपका यूटिलाइज्ड होता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू करंट कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक voltmeter is increased by 10%, then the deflection current, जब तो डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक voltmeter is increased by 10%, देन डिफ्लेक्शन करंट कितना होगा, ठीक है। तो जो आपका टी डी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर का। जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज के स्क्वायर के, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में, उसका फॉर्मूला होता है टी डी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू इंटू डी सी बाई डी थीटा होता है। यहाँ पे सी आपका कैपेसिटेंस है, थीटा डिफ्लेक्शन है, और वी क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो अब क्या बोल रहा है कि 10% इंक्रीज कर जा रहा है, तो टी डैश टी डी जो होगा वो 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टी डैश डी जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1.21, 121 हो जाएगा। ये वी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका टी डी के बराबर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा वो 21% इंक्रीज कर जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन टॉर्क, ये जो है इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, तो आप ये मत समझिएगा नहीं बता रहा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसे आपका डिफ्लेक्शन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑफ द एमीटर एट ए फुल स्केल। तो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, टॉर्क डिफ्लेक्शन का आई स्क्वायर बाई टू इंटू डी एल बाई डी थीटा, ठीक है। इसे चाहिएगा तो आप निकाल लीजिएगा। इससे आप डी एल बाई डी थीटा निकाल दिएगा। टी डी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है। आई का वैल्यू 20 स्क्वायर बाई टू इंटू डी एल बाई डी थीटा। तो डी एल बाई डी थीटा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। डी एल बाई डी थीटा कितना आएगा 0.3 म्यू माइक्रो हेनरी डिवाइडेड बाई रेडियन, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल इन ए वोल्ट मीटर आर इन, द मल्टीप्लायर जो होता है और आपका मीटर कॉइल वोल्ट मीटर में, ये किस में होता है, ये आपका जो होता है सीरीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस आर मेनली यूज्ड एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जो होता है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जो है हम लोग वोल्ट मीटर के लिए यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके, ठीक है, और डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डिवाइस है ये हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टेबल आपको बताते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कौन कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होता है और किसके लिए सुटेबल है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और सुटेबल फॉर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो इसमें हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एमीटर्स यूज करते हैं, वोल्ट मीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, और वाट मीटर यूज होता है, एनर्जी मीटर यूज होता है, और ये आपका एसी, डीसी एंड एसी करंट दोनों के लिए है। इसके लिए है, डीसी और एसी करंट दोनों के लिए है। ठीक है, डीसी एंड एसी करंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट होगा तो उसमें एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट का अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, और आपका वाट मीटर होगा, एनर्जी मीटर नहीं होता है यहाँ पे। और ये किसके लिए होगा, ये भी आपका डीसी एंड एसी करंट दोनों के लिए होगा। ठीक है, थर्मल इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का थर्मल इफेक्ट होगा तो उसमें हम एमीटर और वोल्ट मीटर, वाट मीटर नहीं करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर ही करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के लिए होता है, एसी करंट ओनली। ठीक है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होगा तो वोल्ट मीटर के लिए होगा, वो एसी और डीसी दोनों के लिए होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। केमिकल इफेक्ट होगा, अगर केमिकल इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर केमिकल इफेक्ट पड़ता है तो ये एम्पियर आवर्स मीटर में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एम्पियर आवर मीटर। और ये किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा इसमें टफ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब शुरू का जो टॉपिक होता है, जो हम बता रहे थे, वो इजी था, लेकिन जैसे जैसे आप लास्ट टॉपिक में जाते हैं तो हार्ड लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक आप कभी पढ़ते ही नहीं है, वो हमेशा उसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से जरूर कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी 2-3 पीडीएफ नहीं दिए हुए हैं तो जल्द ही सब पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।